नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम इस ज्ञान की नगरी में ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ सीपीसी के साथ सिविल प्रोसीजर कोड और 1908। तो 1 जनवरी 1909 में ये 1 जनवरी 1909 में इन्फोर्स हुआ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यानी कि डिक्री। अब बच्चों, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं सीपीसी में, तो क्या सीपीसी में डिक्री का क्या रूप है, डिक्री क्या होती है। तो पहले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि डेफिनेशन क्लॉज में कि थोड़ा इंट्रो दे दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका क्या रूप होगा। जैसे कोड भी हमने बताया था, छोटे से टॉपिक में डिक्री भी बताया था, मीन्स प्रॉफिट भी था, विधिक प्रतिनिधि भी था, और भी चीज़ें थी। तो सीपीसी को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक में पहले हमने सेक्शन देखे, उसके बाद हमने देखा यानी कि ऑर्डर और रूल। तो पहले आप समझ लीजिए कि जब आपने सीपीसी को 2 पार्टों में यहाँ डिवाइड करने के साथ आपने क्या देखा कि ये आपने देख लिया। ये तो हमने देखा था एक सब्सटेंटिव पार्ट, यानी कि इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव। तो हमने इसमें क्या जाना था, अपन जान रहे थे इसमें सेक्शन नंबर देख लिए थे कि ये सेक्शन है। तो सीपीसी में कितने सेक्शन हुए थे, तो आपने ये देखा सेक्शन 158। तो इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, 158। तो सब्जेक्टिव में जो हमने देखा था, तो ये कौन सी विधि हो गई, ये मौलिक विधि हो गई, सब्सटेंटिव पार्ट हो गया। तो सीपीसी 2 रूपों में आ गई थी। और हमने यहाँ देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी हमने क्या देखा था, प्रोसीजर लो। तो इसमें हम क्या पढ़ लेंगे, अपन ऑर्डर पढ़ लेंगे, देन रूल पढ़ लेंगे। तो अपन ऑर्डर रूल दोनों पढ़ लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोसीजर लॉ हो गया। तो ये हो गया क्या, हमारा प्रक्रियात्मक विधि। ठीक, अब बात हम करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, समझिएगा, वो हमारा सेक्शन में है, और जो हमारी प्रक्रिया दी है वो किस में है, वो एडजेक्टिव यानी प्रोसीजर लॉ में है। तो दोनों बातों में डिवाइड हो गया। अब हमने बात की थी कि प्रक्रियात्मक विधि जो होगी वो जो हमें एक बताता है सब्जेक्टिव में कि सेक्शन है और उसका प्रोसीजर कहाँ दिया है, यानी कि उसका प्रोसीजर दिया है रूल और ऑर्डर में। तो इसके कितने रूल पढ़ लेंगे, कितने ऑर्डर पढ़ लेंगे। तो हम देख लेंगे इसमें पार्ट कितने हैं पूरे सीपीसी में। पार्ट इसमें हम 11 देख लेंगे, और इसमें ऑर्डर कितने हैं, तो ऑर्डर हम कितने देख लेंगे, ऑर्डर हम 51 देख लेंगे। तो पूरी सीपीसी जो है 158 सेक्शन में है, और 11 पार्ट में है, और 51 ऑर्डर में है। और ऑर्डर के साथ तो जान ही रहे हैं आप, कई सारे रूल लगे हुए हैं। तो जब हम रूल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा ऑर्डर नंबर ध्यान में आ जाएगा 21। कितने रूल, 106। ये बात आ गया। यहाँ से आपके प्री की कई क्वेश्चन बन गए हैं। तो ये हमने शॉर्ट समरी में देख लिया, ऐसे सब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, देन पार्ट, देन ऑर्डर और रूल। तो बात हम करते हैं 1 जनवरी 1909 को ये प्रवर्तन में आई, और इसमें 2002 में यहाँ देख लीजिएगा 2002 में कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं। और अब बात आ जाती है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव, एडजेक्टिव और ऑर्डर और रूल में, समझिएगा। अब जो हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था डेफिनेशन क्लॉज में। तो हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2(1). तो इसमें हमने क्या देखा था, तो आप आ जाएंगे इसमें कोड। तो कोड में क्या है, संहिता। अब हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले, डिक्री। देखिए, डिक्री का अपना ही अलग रूप है। तो डिक्री कितने प्रकार की होती है, एक होती है फर्स्ट यानी प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रारंभिक डिक्री, और एक होती है आपकी सेकंड में फाइनल डिक्री, जिसको कहा जाता है अंतिम डिक्री। लेकिन एक डिक्री और भी है जिसको कहा जाता है अंशतः प्रारंभिक डिक्री और अंशतः
अंतिम डिक्री। अब ये क्या होता है, यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोड में संहिता का नाम विस्तार हो जाएगा। तो डेफिनेशन 2 हम देख रहे हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिक्री। तो डिक्री में हमें कैसे पढ़ना है, डिक्री क्या होगी। तो देखिए सीपीसी में भी अजीब अजीब चीज़ें दे दी हैं, जबकि डिक्री सबसे बाद में होना चाहिए, लेकिन क्या किया, डिक्री पहले ही दे दी। अब डिक्री क्या होगी, कैसे होगी, क्यों होगी। तो जिसमें सूट नहीं है उसमें डिक्री भी नहीं होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जहां सूट नहीं वहां डिक्री नहीं। जब सूट इंस्टीट्यूट होगा तो या तो ऑर्डर होगा या डिक्री होगी। तो बात आ जाती है सीपीसी में कि जब हम बात करते हैं अब कि अब हमें देखना है डिक्री, तो डिक्री क्या होगी। तो सेक्शन नंबर 22 आप ओपन कर लीजिए। 22 डिक्री। डिक्री इसके साथ क्या क्या देखना हमें, ऑर्डर नंबर 6, रूल क्या 11 और सेक्शन नंबर 144 ये देख लेना है। तो अब बात आती है डिक्री 22 में डिक्री। तो डिक्री को हम दो बात में यहाँ बांट देंगे, यानी कौन कौन सी डिक्री, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री। तो अब डिक्री क्या होगी, तो डिक्री क्या होगी, एज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। एज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, प्रारूपिक अभिव्यक्ति। एज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री क्या होगी, तो जहां सूट नहीं वहां डिक्री नहीं। ध्यान दीजिएगा, डिग्री मत पढ़ लीजिएगा, डिग्री जहां सूट नहीं वहां डिक्री नहीं। तो डिक्री के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक सूट होना चाहिए, और उस सूट में जब फाइनल बातें दी जाती हैं तो या तो वो ऑर्डर होगा या डिक्री होगी। तो इसके साथ हम क्या पढ़ लेंगे, सेक्शन नंबर 2 का 14। तो रीड कर लीजिए 2 का 14, जिसको कहा जाता है ऑर्डर। यानी कि आप जैसा बनेंगे तो हर मामले को सुनने के बाद या तो एक ऑर्डर देंगे आप या डिक्री देंगे। तो ऑर्डर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन डिक्री या तो प्रारंभिक होगी या फिर अंतिम होगी। तो प्रारंभिक डिक्री क्या होगी, अंतिम डिक्री क्या होगी, यही हमें समझना है। तो आ जाइए डेफिनेशन पे, बैरेट को ओपन कीजिए। देखिए लिखा है, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। अंडरलाइन करिए, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वह विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती हो, और या तो वह प्रारंभिक होगी या अंतिम होगी। तो आ गई बात कि या तो प्रारंभिक होगी या अंतिम होगी, लेकिन फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो किसका, पार्टीज का। तो आप बताएंगे कि डिक्री क्या है, पक्षकारों के अधिकारों का, पक्षकारों के अधिकारों का क्या है, पक्षकारों के अधिकारों का विवादग्रस्त विषयों पर जब तक कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक डिक्री भी नहीं हो सकती है। तो डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो पक्षकारों के अधिकारों का विवादग्रस्त विषयों पर कोई कंक्लूसिव बात हो। तो क्या दिया, विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण हुआ हो। तो निश्चायक रूप से अवधारण हुआ हो। देखिए बैरेट की लैंग्वेज समझिए, जल्दी याद नहीं होती है।
पक्षकारों का निश्चायक रूप से अवधारण हुआ हो ऐसे विवादग्रस्त विषयों पर। तो आप तोड़ दीजिए डेफिनेशन, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो यानी डिक्री से प्रारूपिक अभिव्यक्ति ऐसी अभिप्रेत है जो पक्षकारों के विवादग्रस्त विषयों पर, पक्षकारों के अधिकारों का विवादग्रस्त विषयों पर निश्चायक रूप से अवधारण किया हो, निश्चायक रूप से अवधारण किया हो, और इसके अंतर्गत बात का नामंजूर किया जाना शामिल नहीं आता है। तो क्या क्या मानेंगे आप? तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या वाद का मंजूर किया जाना और धारा 144 का आदेश। तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 6 रूल 12, यहाँ पे आ जाएगा कि जब हम देखते हैं, जब हम देखेंगे यहाँ पे कि रूल 12 और 13, तो बात आती है कि ऑर्डर नंबर 6 का रूल 12 और कितना है 13। तो जब हम बात करते हैं वाद का नामंजूर किया जाना, तो अब आ गई बात कि क्या क्या होगा। तो डिक्री से ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो पक्षकारों के अधिकारों का जहां तक कि विवादग्रस्त विषयों पर निश्चायक अवधारण किया गया हो। तो डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती है और अंतिम हो सकती है। तो या तो प्रारंभिक होगी या अंतिम होगी। तो दो बातें यहाँ पे आ गई कि प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकती है, और या तो अंशतः प्रारंभिक होगी या अंशतः अंतिम होगी। तो उसको पार्ट में भी डिवाइड कर दीजिए। तो क्या वाद का नामंजूर किया जाना डिक्री के अंतर्गत शामिल है? यस है, लेकिन दो बातें याद रखना कि वाद का नामंजूर किया जाना तो डिक्री में हो जाएगा, लेकिन वाद का लौटाया जाना डिक्री में शामिल नहीं होता है। तो हम देख लेंगे ऑर्डर नंबर 6 का रूल 12 और 13। तो अब एक बात में आप समझ लीजिए, और 144 का ऑर्डर यानी कि सेक्शन नंबर 144 आप देख लेंगे, जिसको कहा था रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन यानी ये क्या माना जाएगा? ये डीम डिक्री माना जाएगा। डिक्री है नहीं, काल्पनिक डिक्री है भाई, डीम डिक्री माना जाएगा। तो डीम डिक्री भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। अब बात आ जाती है कि अब हम एक लाइन में समझ लेंगे और इसके अंतर्गत शामिल क्या नहीं है। तो इसमें आप आ जाइए, ना तो कोई इसका न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती है, तो हर ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती, और चूक के कारण किया गया कोई खारिज आदेश वो भी डिक्री में शामिल नहीं है। तो हम अब बात करेंगे किसकी? अब सीधा सीधा हम टॉपिक पढ़ लेंगे डिक्री क्या है। तो जब तक पक्षकारों के अधिकार नहीं होंगे, निश्चय रूप से अवधारण नहीं किया जाएगा, तो वो डिक्री में शामिल नहीं है। तो डिक्री में आप क्या बताएंगे? एज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन है, प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। किसकी? हमारी, आपकी, पक्षकारों के। किस बात की? अधिकार, लायबिलिटीज, पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण किया गया हो। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और धारा 144 का इसमें रिस्टिट्यूशन भी शामिल हो जाता है। लेकिन इसमें दो बातें शामिल नहीं होती। क्या क्या? यानी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और दूसरा चूक के कारण बात का खारिज किया जाना इसमें शामिल नहीं है। डिफॉल्ट इसमें शामिल नहीं है। अब बात आती है डिक्री पे, ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट ऑफ हम आपको बात बताने वाले हैं, कौशल्या देवी वर्सेस किशोरी लाल। कौशल्या देवी वर्सेस किशोरी लाल। इसमें बात कही गई है प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। अगर किसी मामले में प्रारंभिक डिक्री नहीं हुई हो और डायरेक्ट अंतिम डिक्री दे दी गई हो, तो प्रारंभिक डिक्री अपने आप में ही धराशायी हो जाएगी। यानी कि अगर प्रारंभिक डिक्री है तभी अंतिम डिक्री होगी। तो पक्षकारों के अधिकारों का
कंक्लूसिव रूप से अवधारण हुआ है, ना कि छोटी छोटी बातों पर। तो बात आती है, इस मामले में कहा गया था 1967 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट, जब हम बात करते हैं 1967 सुप्रीम कोर्ट। तो जब अगर अंतिम डिक्री दे दी है तो अंतिम डिक्री हमेशा प्रारंभिक डिक्री पर ही निर्भर होती है, लेकिन प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री पर निर्भर कब होगी? जब प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री पर दी हो। और आपने डायरेक्ट अंतिम डिक्री दे दी हो, प्रारंभिक डिक्री दी ही नहीं है। तो इसका मतलब जब तक प्रारंभिक डिक्री नहीं होगी तो अंतिम डिक्री कहाँ से हो जाएगी? अपने आप धराशायी हो जाएगी। तो नोट करिएगा छोटे से पॉइंट में कि जब तक, हेल्ड में लिखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जब तक कि प्रारंभिक डिक्री नहीं होगी तो अंतिम डिक्री का भी स्वरूप खत्म हो जाएगा। अंतिम डिक्री हमेशा प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर रहती है। इसी में बात कही गई थी कि दो बात में, कि प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, लेकिन पार्ट में, पार्टली अंतिम हो सकती है और पार्टली प्रारंभिक हो सकती है। यानी दोनों बातें यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब छोटी सी बात में आप समझ लीजिए कि डिक्री क्या है। तो हम जानेंगे डिक्री को कि डिक्री क्या होती है। तो सेक्शन नंबर 2 में आप डालिए डिक्री। सेक्शन नंबर 2 में डालिए डिक्री। डिक्री, तो डिक्री में अब आप 4 बातें याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, देन फोर्थ। तो क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किस बात का? तो आप बताएंगे प्रारूपिक अभिव्यक्ति। प्रारूपिक अभिव्यक्ति, कंटेंट्स निकाल लीजिएगा इसका। प्रारूपिक अभिव्यक्ति किसके? पक्षकारों के अधिकारों का। पक्षकारों के अधिकारों का। किस बात का? विवादग्रस्त विषयों पर। विवादग्रस्त विषयों पर कैसा? बता दीजिए। निश्चायक रूप से। निश्चायक रूप से क्या हुआ हो? अरे भाई फाइनल हो गया हो, अवधारण किया गया हो, अवधारण हुआ हो। तो एक बात आई है कि कौन सी बात? ये वाली बात। आप इसको मान के चलिए निश्चायक रूप से। तो आप यहां पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में देखते हैं आप कंक्लूसिव। अब कंक्लूसिव का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। तो हमने एक चीज देखी थी, कंक्लूसिव निश्चायक सबूत। तो निश्चायक सबूत की यहां बात आती है। प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ हम लोग पढ़ के आए थे। तो कंक्लूसिव, तो सेक्शन नंबर हमने यहां 4 भी देख लिया था। उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा और निश्चायक। तो जब तक कोई फैक्ट नहीं है तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट नहीं है, और रिलेवेंसी फैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे? जब तक रिलेवेंसी फैक्ट नहीं होगा तब तक मामला जोड़ेगा नहीं। अब जब रिलेवेंसी फैक्ट हो जाएगा, या तो मे प्रिज्यूम होगा, या शैल प्रिज्यूम होगा, या कंक्लूसिव होगा। तो सेक्शन नंबर 4 हमने यहाँ देखा था। तो सेक्शन नंबर 3 में हमने देखा था प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, और सेक्शन नंबर हमने 4 में देखा था कंक्लूसिव। यानी कि कंक्लूसिव जो होगा तो निश्चायक रूप से अवधारण कर दिया गया हो, कंक्लूसिव कर दिया गया हो, मतलब हमें सुनना ही नहीं है इसके अलावा। और या तो हर डिक्री की या तो अपील होगी या रिवीजन होगा। तो डिक्री की या तो अपील होती है और या क्या होगा? रिवीजन होगा। तो जब तक अगर हम बात करते हैं कि कोई सूट नहीं है तो कोई डिक्री भी नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि क्या क्या होना चाहिए? प्रारंभिक अभिव्यक्ति यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। पक्षकारों के किसका? पक्षकारों के अधिकारों का। किस बात का? विवादग्रस्त विषयों पर निश्चायक रूप से अवधारण किया गया हो। किसका किया गया हो? भाई कोई विषय भी तो हो
जो विवाद दिया है कोई विषय भी तो हो, और वो कौन कर सकता है। तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 15 जिसमें बता दिया गया था एज ए कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा और उसकी पावर ये दे दी गई है, ये दे दी गई है। तो कोई भी न्यायालय डिक्री तब दे सकता है जब वो सेक्शन नंबर 15 में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा। और कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा होगा? हर एक सक्षम न्यायालय है। वो सक्षम न्यायालय कौन होगा? जिसके पास विषय वस्तु संबंधी अधिकारता हो, धन संबंधी अधिकारता हो, अपीलीय अधिकारता हो और वो डिक्री भी दे रहा हो, यानी कि उसके पास ये पावर होना चाहिए सब्जेक्ट ऑफ मैटर सुनता हो, और सब्जेक्ट ऑफ मैटर सुनने के बाद उसके पास धन संबंधी अधिकारता भी होना चाहिए और डिक्री देने की पावर रखता हो, और उस डिक्री से या तो अपील होती हो या रिवीजन होता हो। तो ये बात आ गई हमारे पास। उसकी क्या है एक जुडिक्शन कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन कौन सा होगा, वो कौन सा कोर्ट होगा जो डिक्री पास कर सकता। तो भाई ये होगा सेक्शन 15 में। जब तक सेक्शन 15 नहीं जानेंगे तो डिक्री भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पावर कहाँ दी है? सेक्शन नंबर 15 में पावर दी है कि डिक्री में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। अब हम बात आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो चलिए बात आ जाती है। तो एक बात में आपने समझ लिया, सेक्शन नंबर 2 बार बार हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये चीजें समझ में आ जाए। तो डिक्री में प्रारूपिक अभिव्यक्ति हो गई, पक्षकारों के अधिकारों का निर्णायक निश्चायिक रूप से विवादग्रस्त विषयों पर फाइनल कर दिया गया है। अब इसमें क्या शामिल है? तो दो बातें डिक्री में, ये बात याद रखिए, शामिल है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। ये क्या है? डिक्री में शामिल है। तो अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि हम यहाँ किस ऑर्डर की बात करेंगे। तो लिख दीजिए ऑर्डर नंबर 6 रूल 12। ठीक, तो ये बात आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। ऑर्डर नंबर 6 का रूल 12 ध्यान दीजिएगा। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना एज ए डिक्री है। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, सब में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री में शामिल है? यस है, लेकिन वाद पत्र का लौटाया जाना डिक्री में शामिल नहीं। अभी हम नामंजूर करना भी पढ़ रहे हैं। और क्या शामिल है? सेक्शन 144 का आदेश, रिस्टिट्यूशन, ये भी डिक्री में शामिल है, लेकिन क्या नहीं है? तो बता दीजिए आप, यहां बता दीजिए। नो, क्या नहीं है? दो बातें यहां नहीं है। तो क्या क्या नहीं है? यानी कि कोई भी ऑर्डर जिसकी अपील हो रही हो, तो हर ऑर्डर की अपील होती ही नहीं है। तो यहाँ पे हर ऑर्डर जिसकी अपील होती है, तो यहाँ ये शामिल नहीं है। बी पॉइंट में देख लेंगे, चूक के कारण किया जाने वाला कोई आदेश, यानी डिफॉल्ट किया है आपने, जानबूझकर आपने चूक की है, तो कंपनसेशन ही लगेगा, आपको देना पड़ेगा, खर्चे देना पड़ेंगे भाई। तो ये इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल क्या है? ये दोनों बातें शामिल है और ये दोनों बातें शामिल नहीं है, तो उनको आप अलग कर दीजिए। ये शामिल नहीं है। रिस्टिट्यूशन धारा 144 के अधीन दिया गया कोई आदेश डिक्री में शामिल है। तो डिक्री में क्या क्या है? एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण कर दिया गया हो, ये इसमें शामिल होता है। तो आप बता देंगे क्या क्या। तो एज ए एक्सप्रेशन बोलेंगे किसका? पार्टीज का। किस बात का? राइट का। क्या हुआ हो? कंक्लूसिव हुआ हो। तो ये बातें आपकी डिक्री में शामिल है, लेकिन नो, ये शामिल आपका जो है वो क्या नहीं है। तो इसमें ये शामिल हो जाता है। और क्या शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपकी यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं कि आपने देखा यहाँ पे
के बाद पद का नामंजूर किया जाना और धारा 144 का आदेश इसमें शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं। अब ऑर्डर पे अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर हम देखेंगे 2 का, जब हम देखते हैं 14 तो रीड विथ कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 214 में आ जाती है बात किसकी, बात आ जाती है आदेश की। तो आदेश की अपील नहीं हो सकती, लेकिन ये भी हम आपको बता देते हैं, सारी चीज यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग क्लास भी ज्वाइन करिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब आप बात देखते हैं 214 में, तो हर ऑर्डर की अपील नहीं होती है, किसकी होती है, तो समझ लीजिए उन ऑर्डर की अपील होती है जो सेक्शन नंबर 104 रीड विथ ऑर्डर नंबर 43 में दिए गए हैं। अब ये कौन से हैं, आप लोगों के लिए सवाल है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो 104 सेक्शन नंबर 104 रीड विथ ऑर्डर नंबर 43 में जो आदेश दिए गए हैं उनकी अपील होगी, बाकी की नहीं होगी। तो हर आदेश की अपील नहीं होती है, जबकि डिक्री की अपील और रिवीजन दोनों होता है। तो इसीलिए तो बताया कि वो जो डिक्री होगी तो कोई विवादग्रस्त पक्षकारों का निर्णायक रूप से कंक्लूसिव पक्षकारों का आदेश, पक्षकारों के लिए आदेश दिया गया हो। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई, डिक्री क्या है, ऐसे फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किस बात का, पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण किया गया हो, डिक्री है। तो बात आती है डीम डिक्री। डिक्री समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, ये समझा जाएगा, है नहीं है, कल्पना हो रही है, कल्पना की बात कर रही है कि क्या डिक्री समझा जाएगा। तो डिक्री कैसे समझा जाएगा, यानी कि डिक्री समझा जाएगा। तो जब बात करते हैं कि डिक्री समझा जाएगा तो क्या हो रहा है, रेस्टिट्यूशन धारा 144। तो यहाँ बात आ जाती है अब आपकी ये। अब एक लाइन में हम थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, चलिए, कि कुछ पॉइंट्स हैं उसमें कि डिक्री प्रारंभिक अंतिमता कब होती है, हमेशा कोई भी अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर टिकी होती है। कौशल्या देवी वर्सेस किशोरीलाल का केस हमने आपको ये बता दिया है। एक केस और लिख लीजिए, फूलचंद वर्सेस गोपीलाल का केस आया था। अगर प्रारंभिक डिक्री नहीं हुई है तो अंतिम डिक्री अपने आप में ही धराशायी हो जाएगी। अब बात आती है आपके पास सेक्शन नंबर का, जब हमने पढ़ा 2, सेक्शन नंबर जहां हमने देखा, सेक्शन नंबर हमने देखा 2 का 2 डिक्री। अब इसमें एक बात आई है, वाद का नामंजूर किया जाना। अब समझिएगा, वाद का नामंजूर किया जाना। तो आप देख लेंगे, रीड कर दीजिए, ऑर्डर नंबर 6 का रूल 12, वाद का नामंजूर किया जाना। तो जब अगर हम वाद के नामंजूर किए जाने की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी। तो ऑर्डर नंबर 6 का, थोड़ा गलत हो रहा है, 11। तो ऑर्डर नंबर 6 का रूल 11 जब हम बात करेंगे तो इसमें आप पॉइंट बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो कौन कौन सी बातें होंगी जो वाद का नामंजूर किया जाना हो जाएगा। तो वाद का नामंजूर किया जाना यानी कि ऑर्डर नंबर 6 का रूल 11, रूल 11 में दिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर नंबर 6 का रूल 11 में बात की गई है किस बात की, ये बात की कि आपने सूट तो इंस्टीट्यूट करवाया है, सूट तो इंस्टीट्यूट कर दिया है, लेकिन कोई सब्जेक्ट ऑफ मैटर ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर नहीं है। दूसरी बात, आपने स्टाम्प ही नहीं लगाए हैं, स्टाम्प नहीं लगाए हैं, और क्या नहीं किया है, यानी जो फीस देने थी आपने वो कोर्ट में जमा नहीं की, और क्या नहीं किया आपने, बार कर रहा है सूट, यानी विधि द्वारा वर्जित है,
ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बन रहा है, कोई बात हेतुक नहीं है, कोई कारण ही नहीं हो रहा है, और साथ साथ उसमें क्या हो रहा है कि जो बात बतानी चाहिए थी वो आपने बात नहीं बताई है। तो जब आप बात करते हैं ऑर्डर नंबर यानी कि 7 की आप बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ऑर्डर नंबर 7 की जो बात करेंगे, ऑर्डर नंबर 7 रूल 11 में कि वाद का नामंजूर किया ना, सब्जेक्ट ऑफ मैटर ही आपका नहीं मिल पा रहा है, स्टाम्प फीस ही नहीं दी है, और कोई भी मामला क्या है विधि द्वारा वर्जित कर रहा है, और एक और चीज है वाद का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, यानी सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। पता ही नहीं है कि वाद का मूल्यांकन कितना है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर का मूल्यांकन कितना है, ये भी नहीं पता है आपको, ये भी नहीं पता है आपको, और उसके साथ साथ यानी कि आपको ये भी नहीं पता है कि वाद पत्र आपको 2 प्रतियों में देना था, 2 कॉपी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार बार जान लीजिए, 2 कॉपी में आपको देना था, नहीं दिया है। ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम ऑर्डर नंबर 6 में। देख लेंगे कि वाद पत्र हमेशा कितने में जाएगा, 2 कॉपीज में जाएगा, आपने वो भी नहीं दिया है तो क्या किया जाएगा, आपका वाद पत्र नामंजूर किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक साथ साथ में एक प्रोविजो लगा हुआ, किस बात का, अगर इन सब बातों के लिए कोई पक्षकार को कोई परेशानी है, ऐसी गंभीर बात हो गई है जिससे वो ये सारे काम नहीं कर पाया है, तो उसको ये बात बतानी पड़ेगी और कोर्ट इस बारे में देखेगा। ऑर्डर नंबर 7 का रूल यानी कि 12th। तो बात हमने की ऑर्डर नंबर 7 जिसमें पढ़ते हैं वाद पत्र, और जब हम बात करते हैं तो 6 भी हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन ऑर्डर नंबर 7 हम साथ में लेके चलेंगे। तो वाद पत्र का नामंजूर किए जाने में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि वाद पत्र नामंजूर किन कंडीशन से हो रहा है, ये कंडीशन से हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर ही नहीं बन रहा है, स्टाम्प ही नहीं लगाए हैं, कोई बात हेतु की नहीं हुआ है, विधि द्वारा वर्जित हो गया है, मूल्यांकन सही नहीं किया, सीधी सी बात है, वाद नामंजूर किया जाएगा। और ये जो चीज़ें होंगी, ये जो चीज़ें होंगी, ये एक डिक्री होगी। अब इसके लिए आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते, फ्रेश सूट नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि या तो इसकी आप अपील करेंगे या रिवीजन करेंगे, तो आप ये बात समझ लीजिएगा। तो ये डिक्री है क्योंकि इसमें फाइनल एक्सप्रेशन हो चुका है और फाइनल रूप से निश्चायक रूप से अवधारित कर दिया गया था, तो ये डिक्री है। तो हमने डिक्री देख ली, तो डिक्री में हमने देखा ऑर्डर नंबर 7 रूल 11। तो आप देखिएगा ऑर्डर नंबर 7 के साथ रूल 11 पढ़िएगा, और ऑर्डर नंबर 6 भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उसके साथ साथ जब आप वाद पत्र पढ़ेंगे तो 6 भी थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, और वाद पत्र के क्या क्या कंटेंट्स होंगे वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाती है ये सारी चीज़ें। तो आपको इस तरीके से इसको डिक्री पढ़ना है। तो डिक्री एक लाइन में बताएंगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, कोर्ट का, कैसा, पक्षकारों के अधिकारों का कंक्लूसिव रूप से निर्धारण कर दिया गया है। ये डिक्री है। डिक्री के अंदर क्या शामिल है, धारा 144 का आदेश और वाद का नामंजूर किया जाना। ऑर्डर नंबर 7 रूल 11 इसमें शामिल है। क्या नहीं आता है, 2 बातें नहीं आती हैं। कौन कौन सी, जिसकी भांति आदेश की भांति अपील होती है, ये नहीं आएगा क्योंकि हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है। दूसरा, चूक के कारण कोई खारिज किया गया आदेश इसमें शामिल नहीं है। तो आप थोड़ी सी गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, जहां पे हमने ऑर्डर नंबर 6 लिख दिया था उसको आप सही करके ऑर्डर नंबर 7 कर दीजिएगा। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा और पढ़िएगा और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे हर किसी को जानकारी मिले, और तैयारी करते रहिए। और साथ साथ इस चैनल पे हमारे साथ ट्रांजेक्शन बने रहिए, और हर उस बात के लिए ध्यान रखिए क्योंकि वैकेंसी तो है ही, लेकिन बस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, आपकी वैकेंसी के साथ साथ एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और आप सही तरीके से इसको इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।